अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को। और आज से हम हमारे एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 7, द रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये है हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। हमने अभी तक हमारे चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक तरीके से बैकग्राउंड देखा कि क्या कंडीशन थी इंडिया की 1857 के रिवोल्ट से पहले। क्या हमने कोई रिवोल्ट किया था? वर वी डूइंग एनी अपराइजिंग, एनी म्यूटिनीज, एनी तरीके का, किसी भी तरीके का विद्रोह क्या हो रहा था? तो हमने देखा कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के जरिए उनके पर्सनल रीजंस और ग्रीवियंसेस की वजह से लोकलाइज्ड अपराइजिंग, म्यूटिनीज हो रही थी। वो सिविल अपराइजिंग भी थी। We have seen mutiny with the sepoys. We have seen ट्राइबल्स अपराइज कर रहे थे। हमने देखा कि पेजेंट जो हमारे किसान थे वो आवाज उठा रहे थे। ये मिला जुला हमने सारा रेजेंटमेंट देख लिया हमारे चैप्टर 6 में। आज हम चैप्टर नंबर 7 में, जो कि हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसमें लार्जली डील करेंगे कि एक वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट कॉजेज जो थे जिसकी वजह से ये 1857 का रिवोल्ट होता है, वो क्या थे। अलग अलग ह्यूज हेडिंग्स के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों लोगों ने फाइनली 1857 में इतना बड़ा रिवोल्ट किया। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। ओके, चैप्टर नंबर 7, द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो हम शुरू करेंगे 1757 से बात करने की, जो कि हम जानते हैं कि जहां पर हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। इसे हम कहते हैं कि ये एक पहला कदम था ब्रिटिशर्स का भारत में, और हम अगर बात करें तो स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में अपनी पावर को पॉलिटिकली बढ़ाने का और एक तरीके से किंग मेकर्स बनने की शुरुआत का। लेकिन हम देखेंगे जब 1857 का रिवोल्ट होगा, मेजर रिवोल्ट, तो इसकी वजह से जो पॉलिसीज है कॉलोनियल की वो कैसे बदल जाएंगी। और हम देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे भारत में ब्रिटिशर्स के न सिर्फ रूलिंग में, क्योंकि हम देखेंगे कि 1858 में ही इस रिवोल्ट के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से चली जाएगी ब्रिटिशर्स के क्राउन के पास, वहां के राजा के पास। कैसे ये ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। देन देयर इज गोइंग टू बी अ क्वींस प्रोक्लामेशन, जो कि वन ऑफ द इफेक्ट होगा इस रिवोल्ट का, और उसमें कितने चेंजेस आएंगे, ऑल ऑफ दैट हम इफेक्ट में पढ़ेंगे। बट लेट्स बिगिन कि क्या हो रहा था, क्यों लोग नाखुश थे। सो लेट्स सी कि कैसे सिमरिंग डिसकंटेंट था इंडिया में। अब जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, हम जानते हैं कि एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी। दैट मीन ऑन एनी वे उन्हें बस अपना जो पावर है वो बढ़ाना था, एक्सपांड करना था, नई नई टेरिटरीज अपने अंडर लेनी थी, और इसके लिए वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव में अलग अलग तरीके के लॉज ला रहे थे, इनोवेशंस कर रहे थे। दे वर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिसकी वजह से उनकी पावर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी उनके ब्रिटिश राज में आती चली जाए। लेकिन इसकी वजह से कौन लोग नुकसान में थे? हु आर गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड? बेसिकली एवरीवन, चाहे वो हमारे इंडियन रूलर्स हो, हमारे सिपाही हो, जमींदार हो, किसान हो, हमारे ट्रेडर हो, हमारे जो आर्टिस्ट है, हमारी प्रीस्टली क्लास, पंडित, मौलवीज, एवरीवन, हमारे ट्राइबल्स, एवरीवन वाज गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज थी वो किसी के भी हित में काम नहीं कर रही थी। फाइनली हम देखते हैं कि जो स्टॉर्म था, ये जो गुस्सा था, ये फाइनली उबल जाएगा और 1857 में फूट पड़ेगा, जिसकी ऑल तो ये एक नाकाम रिवोल्ट होगा, इसे सप्रेस कर दिया जाएगा, लेकिन इट्स गोइंग टू शुक द ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश एम्पायर भारत में बन रहा था उसे हिलाकर रख देगा ये रिवोल्ट। हम जानते हैं कि जो 1757 से 1857 ऑलमोस्ट जो ये 100 ईयर्स का टाइम पीरियड है, ये बहुत पीसफुल या कोई भी ट्रबल से खाली नहीं रहा है। हमने जस्ट देखा कि कितने सारे छोटे छोटे रिवोल्ट, रिबेलियंस, अपराइजिंग हो रही थी। वो अलग अलग रीजन था उनका, कहीं रिलीजियो पॉलिटिकल रीजन था वायलेंस का, हमने देखा ट्राइबल मूवमेंट थे, पेजेंट था, लोगों के एग्रीकल्चर रिवोल्ट थे, सिविलियन, ऑल ऑफ दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। लेकिन ये जो मूवमेंट्स थे वो लोकल थे,
और ये कंपनी के खिलाफ जो है इंडिया भर के रूलर्स मतलब नेशनल एटमॉस्फेयर नहीं ले पा रहे थे, नेशनल नहीं बन पा रहे थे, देवर जस्ट रूलर। और हमने ये भी जाना कि हमारी क्या वीकनेस थी, किस वजह से हमें सप्रेस कर दिया जा रहा था। हम जानते हैं कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल यहाँ पर शुरू होता है, इवन फ्रॉम द वेरी अर्ली डेज उन्हें रिबेलियंस और अपराइजिंग का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो क्या थे, वो थे एक एलियन रूल, वो बाहर से आए हुए थे और हम उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। They were doing racial discrimination with us, which was of course not accepted. और हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हर जगह उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन उन्हें बड़ी बर्बरता के साथ दबा दिया जाएगा, जो कि हमने सब प्रीवियस चैप्टर में स्पेसिफिकली देखा है। आज का हमारा चैप्टर होगा स्पेसिफिकली टू डील विद द कॉजेस। क्या रीजंस थे, क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से फाइनली हम रिवोल्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक कॉजेस की। क्या ऐसा हुआ हमारे इकोनॉमी में जिसकी वजह से लोगों ने कहा इनफ इज इनफ एंड दे ऑल जस्ट रोज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो इनकी जो कॉलोनियल पॉलिसी थी, और मैं बात कर रही हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसकी वजह से जो हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, जो सदियों से चला आ रहा था, जो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी थी, उसे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हमारे जो किसान थे, ठीक है, उन्हें इतना कमज़ोर बना दिया गया उनके नए रेवेन्यू सिस्टम की वजह से, एक्सट्रीमली हाई टैक्सेशन की वजह से, इतना ज़्यादा लैंड असेसमेंट किया जा रहा था, हैवी टैक्सेशन डाला जा रहा था कि जो गरीब पेजेंट्री थी, हमारे जो किसान थे, उनके पास ऑफ कोर्स पैसे नहीं थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बल्कि कर्ज लेने का। अब ये जो लोन वो लिया करते थे, जो मनी लेंडर्स से या बड़े ताजिरों से लिया करते थे, उसका जो इंटरेस्ट होता था वो एक्सट्रीमली हाई होता था। अब वो एक तरीके से लोन ले रहे हैं, कर्ज में डूब गए, अब वो ये कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, सो इसके लिए वो फिर लोन लेते थे, फिर उनके ऊपर कर्ज बढ़ जाता था, तो वो एक साइकिल बन गई जिसकी वजह से वो दबते चले गए। और जब लोन बहुत एक्सट्रीमली हाई हो जाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी ज़मीन की कीमत से ज़्यादा लोन हो जाता था, सो उन्हें एविक्ट कर दिया जाता था उनकी खुद की लैंड से। क्यों? क्योंकि वो नॉन पेमेंट ऑफ डेथ ड्यूज, वो नहीं पैसे भर पा रहे हैं, तो उन्हें उनकी ही लैंड से निकाल दिया जाएगा। और जो साहूकार थे, जो मनी लेंडर्स थे, ये एक तरीके के नए जमींदार लैंड लॉर्ड बनकर उभर गए, क्योंकि उनके पास अब जमीन इतनी बढ़ गई इंटरेस्ट पे पैसे दे देकर कि अब वो एक नए तरीके की पावर क्लास बनकर उभर गए। और हमारी जो पेजेंट्री है, जो किसान थे, पहले तो वो कमज़ोर हुआ करते थे, बट अब लैंडलेस हो गए, अब उनके पास उनकी एक जो उनका ताकत था, उनकी ज़मीन, वो भी नहीं रही। और हमारा जो समाज है, जो हमारा गांव है, हमारी जो रूरल सोसाइटी है, वो कर्ज के बोझ में डूबती चली गई। और ये एक तरीके से एक प्लेग बन गया, एक नासूर बन गया हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए। और हमारा जो ज़मींदारी सिस्टम था, जो इंडिया में सदा से चला आ रहा था, उसे एक तरीके से तबाह कर दिया गया, डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, और ये नई पावर क्लास लैंडलॉर्ड्स की उभर के आ गई। अब जो ब्रिटिश रूल था, वो एक तरीके से तबाही था, मिजरी था हमारे आर्टिजन्स के लिए और हमारे हैंडीक्राफ्ट, यानी जो हमारे आर्टिस्ट होते थे, जो हमारे कलाकार होते थे, वो कितने अच्छे तरीके से पैट्रोनेज उन्हें मिला करता था हमारे इंडियन स्टेट्स का, हमारे नेटिव रूलर्स का। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब उन सबको अनेक्स कर लिया गया, ब्रिटिश टेरिटरी में जमा कर दिया गया, तो अब दरबार नहीं रहे, राजा नहीं रहे। सो अब जो उनका मेजर सोर्स ऑफ पेट्रोनेज है वो कट ऑफ हो गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि हमारे नेटिव रूलर्स और जो हमारी नोबल्स है, जो हमारे उमरा व शुरफा है, वो नहीं रहे। अब इन्हें कोई नहीं है पैटर्न देने वाला। अब जब उन्हें पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो अपना आर्ट कैसे करेंगे? सो इसकी वजह से जो क्राफ्ट्स वर्कर्स हैं वो एक तरीके के अनएम्प्लॉयड हो गए। अब ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं की जिसकी वजह से वो इनकरेज करें इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को, क्योंकि उनका एक ही रीज़न था एंड मोटिव था, वो था ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट करना, तो वो क्यों इंडियन गुड्स को इनकरेज करेंगे?
अब जो हमारे हाईली स्किल्ड इंडियन क्राफ्ट्समैन हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो इतनी बुरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रहे थे कि उन्हें एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ा। और क्या ऑप्शन था उनके पास सिवाय जाने के उस जमीन के पास, यानी खेती करने के, जमीनी करने के, एग्रीकल्चर करने के, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मॉडर्न इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाई थी। इवन जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उन्हें डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया था। सो अब जो ये होंगे हमारे आर्टिजन्स, वो जाएंगे वापस खेती बाड़ी की तरफ। द वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ब्रिटिश इंट्रूडर्स थे वो आए इंडिया में और उनका हैंडलूम, हमारा जो चरखा है, उसे तोड़ दिया, हमारी स्पिनिंग व्हील को तोड़ दिया। और इंग्लैंड बिगेन विथ डिप्राइविंग इंडिया का जो कॉटन था वो यूरोपियन मार्केट में उन्होंने मोनोपोली हासिल कर ली और उन्हें हिंदुस्तान को ट्विस्ट कर दिया। और जो इंडिया कंट्री था, मदर ऑफ कॉटन, जहां से रॉ मटेरियल यूरोप भर में कॉटन का जाया करता था, उसे ही बिना कॉटन का कर दिया। यहाँ पर बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जा रही है और कैसे इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल हासिल करने का हब बना दिया गया और यहाँ से हमारे कॉटन्स ले जाकर इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को दिया गया, वहां से कपड़े बनाए गए और वापस लाकर हमें ही महंगे तौर पर बेचे गए। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, हमारा जो चरखा था, हमारे यहाँ जो दस्ती काम से कॉटन बुना जाता था, उसकी मांग खत्म कर दी गई और पूरे मार्केट को हेजेमनाइज कर दिया गया ब्रिटिशर्स के जरिए। हमारा जो ट्रेडिंग क्लास था, हमारे जो मर्केंटाइल क्लास था, उन्हें इतनी बुरी तरीके से क्रिपल कर दिया गया, अपाहिज कर दिया गया। किस तरीके से? जो एक्सपोर्ट होता था, जो इंडिया से चीज़ें बाहर जाती थी, इंडियन कमोडिटीज, उस पर इतना ज़्यादा टैरिफ ड्यूटी यानी बाहर जाने का जो टैक्स है इतना ज़्यादा लगा दिया गया कि अब कोई उसमें तिजारत कर ही नहीं सकता था। साथ ही साथ जब बाहरी मुल्क से, स्पेशली ब्रिटेन से आने वाली चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी थी इतनी कम, ऑलमोस्ट नो कर दी गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड इंडिया में आने लगे। अब जब एंट्री हुई इंडिया में इन गुड्स की तो मार्केट को यही डोमिनेट करने लगे। हम देखते हैं कि इंडिया से जो कॉटन का एक्सपोर्ट था और जो हमारे सिल्क टेक्सटाइल थे, इट प्रैक्टिकली केम टू एन एंड और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हमें खाम माल, हमारे रॉ मटेरियल्स के लिए लूटने लगे। हम देखते हैं कि इतनी हाई ड्यूटीज जो लगाई गई उसकी वजह से मशीन मेड जो गुड्स थे ब्रिटेन के, वो इंडिया में आ गए और हमारा जो मैन्युफैक्चर था उसे बुरी तरीके से किल कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। जो जमींदार थे, जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम था एरिस्टोक्रेसी का, जैसे हमारे यहाँ रूरल सिस्टम चलता था, हम देखते हैं कि उनके जो राइट्स थे, उनके जो लैंड राइट्स थे, फोर्टिफाइड विद फ्रीक्वेंट यूज ऑफ को वारंटो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ये किया जाता था। अब इसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो स्टेटस था विलेज में वो कम होता चला गया। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़मीनें लेती चली गई और हमारे एग्जिस्टिंग जो सिस्टम था उसे तबाह करने की कोशिश की गई। अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर अवध की बात की जाए तो ये रिवोल्ट में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। यहाँ के 21,000 जो ताल्लुकेदार होंगे, उनकी जो ज़मीनें हैं उन्हें कॉन्फिस्केट, कब्जे में कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के जरिए विद डिफरेंट रीजंस। और अब उनके पास कोई काम ही नहीं था, दे हैड नो पॉइंट बट टू बेग। उन्हें बस एक पेंशनरिया बना दिया गया था, जिसकी वजह से वो जो ताल्लुकेदार है वो बहुत बुरी तरीके से राइज करेंगे और अपोज करेंगे ब्रिटिशर्स का, एंड वो चाहेंगे रीगेन करना जो उन्होंने खो दिया है। मैंने आपको बताया कि इंडियन इंडस्ट्री को कैसे तबाह किया गया, कैसे इसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अब लोग जब इंडस्ट्री से अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? बढ़ेगा प्रेशर किस पर? एग्रीकल्चर पर, लैंड पर ज़मीन तो उतनी ही है, हर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती। एनीवेज जो एग्रीकल्चर था वहाँ पे डेथ साइकिल बढ़ते जा रही थी। अब जो इंडस्ट्री के लोग थे वो भी एग्रीकल्चर में आ गए। अब जो है रूरल सोसाइटी जो इंडिया की होगी, जो रूरल इकोनॉमी होगी, वो बहुत बुरी तरीके से सफर करेगी। भारत में अपनी ग्रीडी पॉलिसी, अपनी लालची पॉलिसी के तई सिर्फ एक चीज पर फॉलो कर रही थी, वो थी एक्सपांशनिज्म। दे जस्ट वांटेड टू एक्सपांड द टेरिटरीज, अपने किंगडम को बढ़ाना चाहते थे। दे वांटेड टू गेट मोर एंड मोर पावर। अब इसके लिए वो हर तरीके का सहारा लेंगे, बी इट उन्हें अपने प्लेजेस को, अपने ट्रीटीज़ को तोड़ना पड़े, अपने प्रोमिसेस से मुकरना पड़े, दे वुड डू ऑल ऑफ दैट। इसकी वजह से क्या होगा, जो कंपनी का नाम होगा, जो उसकी इवेंचुअली पॉलिटिकल प्रेस्टीज होगी, वो काफ़ी कम हो जाएगी।
और लोगों के जहन में एंड स्पेसिफिकली जो हमारे नेटिव इंडियन रूलर्स होंगे उनके माइंड में एक तरीके का सस्पिशन, शक आ जाएगा कंपनी के खिलाफ। अब इसकी वजह से जो इंडियन रूलिंग प्रिंसेस थे वो उनसे काफ़ी दूर हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बहुत सारी पॉलिसीज़ यूज़ की जाएगी ब्रिटिश एम्पायर के ज़रिए जस्ट टू एक्सपांड द टेरिटरीज, सच एज जैसे कि सब्सिडरी अलायंस है, डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। इन चीज़ों की वजह से इंडियन जो नेटिव रूलर्स की ज़मीनें हैं, उनके जो लैंड है, उनके जो एस्टेट है, वो उनसे छिन जाएंगे। जैसे कि हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कैसे राइट ऑफ सक्सेशन और अडॉप्शन राइट जो हिंदू प्रिंस के पास था उसे ख़त्म कर दिया गया। कैसे सिर्फ बायोलॉजिकल मेल सन को, मेल एयर को ही लेजिटिमेट माना गया। ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू जस्ट ऐड ऑन टू द प्रेशर। एक चीज़ जो मुगल्स के साथ हुई, जो कि माइटी मुगल्स थे, दोज वो कंसिडर्ड एज द रूलर्स ऑफ हिंदुस्तान, उन्हें प्रिंस फखरुद्दीन के वक्त ऐसा देखना पड़ा कि उन्हें कहा गया कि अब आपका जो नेक्स्ट रूलर होगा, जो आपका एयर होगा, उसे कंडीशनली हम एक्सेप्ट करेंगे, एंड दैट वाज लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग। और अनाउंस किया गया कि जो आपका नेक्स्ट प्रिंस आएगा वो अपने आप को सुल्तान, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, दिस टाइटल कुड नॉट बी यूज्ड। आपको अपने जो टाइटल है, लीगल टाइटल उसे रेनाउंस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्हें उनके खानदानी एंसेस्ट्रल मुगल पैलेसेस को भी छोड़ना पड़ेगा। इन सब रिनाउंसिएशन के बाद ही हम देखते हैं प्रिंस फखरुद्दीन के चीज़ें चेंज हुई। अगर हम बात करें कोलैप्स ऑफ रूलर्स के, जो एरिस्टोक्रेसी थी हमारी, जो एक नोबल क्लास थी, जो एक उमरा व शरफा का जो हमारा ग्रुप था, वो भी कितना बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। एंड हम देखते हैं कि कैसे इन सब के सस्टेनेंस के लिए दे हैड टू उनके इवन कल्चर एंड रिलीजियस परस्यूट्स के लिए इंडियन सोसाइटी उन पर डिपेंड हो जाती है। देन विल मूव टूवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में, वो थी करप्शन, रिश्वतखोरी, जो कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मासेस को, आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स सहनी पड़ रही थी। वो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में करप्शन थे। फॉर एग्जांपल पुलिस के ज़रिए, उनके जो पेटी ऑफिशियल्स थे, इवन जो लोअर लॉ में उनके जो कोर्ट्स वगैरह थी, वहाँ पर भी हर जगह करप्शन था, गलत काम हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में डिसकंटेंट बहुत बढ़ गया था। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो इंडियन सोसाइटी में जो लीगेसी आई है करप्शन की, वो कंपनी रूल की ही देन है। एक और जो कैरेक्टर था ब्रिटिश रूल का, जो कभी भी इंडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो ये है कि वो फॉरेन है और वो एलियन है। दैट मीन्स वो हम में से नहीं है, और ना ही ब्रिटिशर्स कभी ये कोशिश करेंगे कि वो इंडियंस को अपने कॉन्फिडेंस मिले, और ये हमेशा से ही एक बात जो है खटकेगी। अब हम बात करेंगे सोशल रिलीजियस कॉजेज़ की, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने पहले ही देखा था कि कितना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा। ब्रिटिशर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि वी आर द वाइट्स, हम सभी से बेहतर है, और हमने वाइट्स मैंस बर्डन की भी बात की थी। सो उनका जो ये कॉम्प्लेक्स होगा हमेशा इंडियंस को नहीं सहाएगा। देन हम देखेंगे कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव में जो उनके जो ऑफिशियल्स का भी एटीट्यूड होगा देसी इंडियन, नेटिव इंडियंस के तई, वो हमेशा बहुत ही ख़राब होगा और डिस्क्रिमिनेटिव होगा। हम देखते हैं कि जब क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगी ब्रिटिश फ्लैग के साथ इंडिया में, तो उन्हें चार्टर ऑफ 1813 के ज़रिए काफ़ी कुछ राइट्स दे दिए जाएंगे, और वो भारत में दूर दूर तक जाएंगी, अपने जेसुइट्स मिशन पर क्रिश्चियन मिशनरीज जाएंगी, और वो कन्वर्जन करना चाहेंगी, जिसकी वजह से इंडियंस में एक सस्पिशन आ जाएगा कि हमारे रिलीजन पर ये एक तरीके का अटैक है और हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक वेव होगी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की, जिसमें ब्रिटिशर्स चाहेंगे कि भारत में बहुत कुछ चेंजेस आए उसकी सोसाइटी में और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, सच एज अबॉलिशन ऑफ सती होगा, जो इवन हम देखेंगे कि 1829 में अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट भी लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय मिलकर पास करेंगे। साथ ही साथ वो बात करेंगे विडो रीमैरिज के प्रमोशन की और औरतों को एजुकेशन में हिस्सा दिलाने की। ऑल दो दीज थ्री आर द गुड पॉइंट्स, बट ऐसे बहुत सारी अदर चीज़ें भी होंगी जो ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन और सोसाइटी में करेंगे, और हमारी उस वक्त की जो इंडियन सोसाइटी होगी ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी इसे एक इंटरफेरेंस के तौर पर देखेगी और कहेगी कि हमारी सोशल लाइफ, जो हमारी प्राइवेट लाइफ है, और हमारी रिलीजियस लाइफ, इस जो डोमेन में जो है ये आउटसाइडर्स, ये बाहरी लोग आकर क्यों मदाखलत कर रहे हैं, एंड वाई दे आर कमिंग इन टू आवर अफेयर्स।
इसकी वजह से नफरत गुस्सा तो बढ़ेगा, साथ ही साथ एक डर भर जाएगा लोगों का गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी कि इवन मस्जिद और मंदिर की जो ज़मीनें हैं उन पर भी टैक्स आयद कर दिया जाएगा, और ऐसे लॉज बनाए जाएंगे, जो कि उनमें से एक वेरी फेमस एक्ट हुआ था 1856 में जो पास हुआ था, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इन सभी की वजह से जो कल्चरली और रिलीजियसली बहुत लोग डर गए थे, एंड इट ट्राइड टू मॉडिफाई। ये जो एक्ट आया था ये हिंदू रस्म रिवाज कस्टम्स को मॉडिफाई करने के लिए, बदलने के लिए आया था। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा गया कि अगर कोई हिंदू बेटा अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसके बाद भी उसे अपने फैमिली की, अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म वॉज नॉट देयर। सो इन सभी चीज़ों की वजह से लोगों को ऐसा लगा कि वाई दे आर कमिंग इन टू आवर हाउस, लाइक आवर रिलीजन इज़ वेरी पर्सनल चीज़। देन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था कि भारत में जो हो रहा था सिर्फ उसी के इफेक्ट की वजह से हम देखते हैं कि 1857 में रिवोल्ट होता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंस जो था आउटसाइड इवेंट्स का भी था, जो बाहर हो रहा था, जो इंडिया में स्पेसिफिकली नहीं भी हो रहा हो, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं से इंडिया लिंक्ड था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा फर्स्ट अफगान वॉर में, या फिर पंजाब वॉर में जब उन्हें मात हुई, या फिर हम बात करें अगर इंटरनेशनल तो क्रीमियन वॉर्स में 1854 से 56 में, इन सभी की वजह से साइकोलॉजिकली एक आइडिया क्रिएट हुआ लोगों में कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है, वो इनविंसिबल नहीं है, वो ऐसी ताकत नहीं है कि जिसका कोई अंत ना हो। सो ये जब थॉट प्रोसेस लोगों में आया, सो पीपल थॉट कि वो लोग दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, एंड पीपल थॉट कि दे कुड बी डिफीटेड। द आइडिया ऑफ दे कुड बी डिफीटेड, वो हराए जा सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा एक बूस्ट था 1857 में लोगों के लिए कि वो इवेंचुअली रिवोल्ट करें। अब हम बात करें अगर डिसकंटेंट या फिर जो नाराजगी थी सिपाहीज के बीच में, जैसे कि मैंने आपको कहा सिपाही ज़्यादा सिपाहीज। सो हम जानते हैं कि जो सर्विस में कंपनी में की जो आर्मी थी वहाँ पर जो लोग लगे हुए थे उन्हें बार बार अपने रिलीजियस बिलीफ के साथ और सर्विस के रूल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आना पड़ता था। इन सिपाहीज के साथ बड़ा ही प्रेजुडिस का मामला किया जाता था, उन्हें अपने कास्ट और सेक्रेटेरियन मार्क को फॉलो करने नहीं दिया जाता था। जैसे कि हमने देखा कि उन्हें टर्बन पहनने से मना किया गया था, दे कुड नॉट इवन डू दैट तिलक, और इन सभी की वजह से लोगों में बहुत नाराजगी फैल रही थी कि वाई वी आर नॉट अलाउड टू फॉलो आवर रिलीजन। बहुत वक्त हम देखते हैं कि जो हमारे इंडियन सिपाहीज थे वो जनरली बड़े ही कंजर्वेटिव थे नेचर वाइज, तो उनके जब रिलीजियस अफेयर्स में थोड़ा भी इंटरफेयर किया जाता था तो दे वर नॉट रियली हैप्पी विद इट, ऑफ कोर्स नो वन वुड बी। हम देखते हैं कि रिलीजियस जो हिंदू थे उस वक्त के, जैसा कि हमने इससे पहले भी बात की, मानते थे कि क्रॉसिंग द सी, अगर हम समंदर पार कर देंगे दैट मीन हम हमारी कास्ट से, हमारे रिलीजन से बाहर हो जाएंगे। हम 1856 में देखते हैं कि जनरल सर्विस अनलिस्टमेंट एक्ट लाया जाता है कैनिंग के जरिए, और इसके तय बंगाल आर्मी को एक अंडरटेकिंग देनी होगी, लिखत में देना पड़ेगा कि अगर आपको कंपनी दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजेगी कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। इसकी वजह से रिजेंटमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बंगाल आर्मी में, और सिपाही जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही नाखुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश काउंटर पार्ट जो उनके होंगे उन्हें सैलरी ज़्यादा होगी, उनके साथ ट्रीटमेंट बेटर होगा, उनका प्रमोशन जल्दी होगा, इन सब चीज़ों की वजह से जो इंडियन सिपाही था वो बड़ा ही अनहैप्पी था। लेकिन अगर हम बात करें एक इमीडिएट कॉज की कि क्यों इतने डिससेटिस्फाइड थे हमारे सिपाही, तो वो वन ऑफ द रीज़न वाज दैट कि उन्हें फॉरेन सर्विस अलावेंस नहीं दिया गया, वो भत्ता नहीं दिया गया जो उन्हें कहा गया था कि अगर आप फॉरेन लैंड पर जाकर सर्व करते हैं तो आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब वो सिंध में या फिर पंजाब में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ेंगे तो उन्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। एनेक्सेशन ऑफ अवध जो कि इस बेसिस पे हुआ था कि मिस गवर्नेंस है अवध में, और ये कहकर उसे अनेक्स किया गया था। इसकी वजह से जो सिपाही थे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वेरी अ लॉट ऑफ सिपाहीज जो थे ब्रिटिश के आर्मी में वो अवध से थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारे घर पर हमला किया गया है, हमारे नवाब की बेइज्जती की गई है, एंड हाउ इट कुड बी अनेक्स, जिसकी वजह से उनके फीलिंग्स बहुत इन्फ्लेम्ड हो गई थी एंड दे वर वेरी रेज्ड।
इंडियन सेपॉइज को जो कि हमेशा सबऑर्डिनेट माना जाता था, एक स्टेप नीचे माना जाता था, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, इवन रेशियल स्लर्स उन्हें सुनने पड़ते थे, उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं था जो कि उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट को था। ये सब डिसकंटेंट बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि अब इसकी कोई लिमिट ना रही। और ये जो ना इसका सब इफेक्ट हमें उनके जनरल वर्किंग्स पर भी दिखने लगा। जो सिपॉइज थे वो बेसिकली बस एक किसान, एक पेजेंट थे, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहने हुए थे और वो ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन से आते थे। वो कई बार अपने ग्रीवेंसेस की आवाज़ उठाना चाहेंगे और चाहेंगे कि लोग उन्हें सुने, बट जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे वो उन पर कान नहीं धरेंगे। हमने देखा कि कितनी बार जो म्यूटिनी हुई है सिपॉइज की और हमने उन्हें डील किया है स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल 1764 में जो बंगाल आर्मी में होता है, या फिर वेलोर में जो होता है 1806 में, बराकपुर, देन अफगान वॉर्स के दरमियान, ये तो सिर्फ चंद है, लेकिन इसके बाद भी उनके पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये तो हमने देखा कि क्या थे लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस इसकी वजह से ये सब बिल्डअप हुआ और अल्टीमेटली 1857 में इट जस्ट बर्स्ट आउट और रिवोल्ट हुआ। बट कुछ तो उस पॉइंट पर हुआ होगा 1857 में कि वो ब्रोक आउट हो गया। सो क्या था वो इमीडिएट कॉज, क्या था वो स्पार्क जिसकी वजह से रिवोल्ट फूटा। सो हम देखेंगे बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, वो क्या था वो स्पार्क। सो देयर वाज रिपोर्ट्स, ऐसी बहुत से रिपोर्ट्स रूमर्स चल रही थी कि मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा फ्लावर एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। ऐसा कहा जाता था कि जो आटा दिया जा रहा है, जो उन्हें फ्लावर दिया जाता है, उसमें बोन का डस्ट मिलाया गया है। साथ ही साथ एक नई राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ओके, ये सिपाही को दी गई थी। अब इसमें इशू क्या था, ये जो एनफील्ड राइफल थी इसके जो कार्ट्रिजेस थे उस पर एक ग्रीस्ड रैपिंग पेपर लगा हुआ था। ठीक है, अब कार्ट्रिज जो होता है वो राइफल में उन्हें डालना होगा और उसके लिए उन्हें बाइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी अपने मुंह से उसे फाड़ना होगा। अब ऐसा कहा गया, ऐसा रूमर्स फैल गई कि ये जो ग्रीस है, ये जो चिकनाई उस पर लगी हुई है, रिपोर्टेडली बनाई गई है बीफ और पिग फैट से। अब हम जानते हैं कि जो काव है इट्स रिलीजियसली हिंदूज के लिए बहुत सेक्रेड है, और वही अगर हम पिग की बात करें तो मुस्लिम्स कंसिडर इट डर्टी, कंसिडर इट टैबू। सो ऑफकोर्स जो आर्मी थी वो हिंदू एंड मुस्लिम्स इंडियन से भरी पड़ी थी। सो इसकी वजह से लोगों में बड़ी ही नाराजगी फैल गई। काउ वॉज सेक्रेड एंड पिग वॉज टैबू। अब जो आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके लिए कुछ खास काम नहीं करेगा। जब वो देखेंगे कि देर आर फियर्स अमंग द सेपॉइज और नाराजगी, सो दे डू नॉट डू एनीथिंग टू काम देम डाउन। अब इसकी वजह से जो हमारे सेपॉइज उन्हें ऐसा फील हुआ कि हमारा जो रिलीजन है बहुत डेंजर में है एंड इनफ इज इनफ। और हम देखते हैं जो ग्रीस कार्ट्रिजेस थे डिड नॉट क्रिएट अ न्यू कॉज। ऐसा नहीं है कि यही था जिसकी वजह से पूरा रिवोल्ट फैल गया, नहीं। आर्मी में डिसकंटेंट बहुत पहले से था, ये बस वो एक ओकेजन, एक मौका देता है उसे फूट पड़ने का। हम देखते हैं कि जो डिसकंटेंट था, नाराजगी थी, वो सिमर कर रही थी, वो लोअर लेवल पर थी। बट इस पॉइंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद इट जस्ट केम आउट इन ओपन एंड हम देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। ये कहाँ से शुरू होता है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है मीरठ में। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे और किस जगह पे किसके जरिए फाइनली रिवोल्ट शुरू होता है, वो कैसे टेक प्लेस होगा, वो कामयाब होगा या नहीं होगा, एंड इवेंचुअली उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, एंड व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से वो टर्न लेगा। ऑल ऑफ दैट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।